गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ स्वाति शर्मा। मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एज टीचिंग असिस्टेंट कार्यरत हूँ। हमारा पेपर है CC10 सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया सिंस 1206 टू 1757, जिसमें हमारा टॉपिक है मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात की थी कि मुगल साम्राज्य में पूरी समस्त भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, खालसा, जागीर और मददे माश। और इसमें भूमि की पैमाइश वगैरह या फिर करों का निर्धारण शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही किए जा रहे थे। परंतु 1570-71 में टोडरमल को अर्थ मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसने नई व्यवस्था प्रारंभ की, आईने दहसाला। आज हम उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये आईने दहसाला क्या थी और इसमें करों का निर्धारण किस प्रकार किया गया था। इसमें व्यवस्था की गई थी कि वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमतें और उत्पादकता आदि की सूचना के आधार पर 1580 में इसे लागू किया गया था। 1571 से 1580 यानी 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर औसत निकाला गया था और इस औसत के आधार पर ही 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में निश्चित किया गया था। इस समस्त व्यवस्था को आईने दहसाला कहा जाता था। आगे चलकर इसमें सुधार किया गया और इसे स्थानीय कीमतों के आधार पर बनाया गया। अब किसान को राजस्व स्थानीय कीमत और स्थानीय उत्पादन के अनुसार देना पड़ता था। मतलब पहले जब आईने दहसाला को स्थापित किया गया तो समस्त भूमि का उत्पादन, उसकी वास्तविक कीमत और उत्पादकता के आधार पर उसका औसत निकाला गया था, लेकिन वो पूरा निर्माण एक केंद्रीय स्तर पर किया गया था। लेकिन हर जगह की फसलें एक समान तो उपजती नहीं है। वहाँ की उत्पादकता, भूमि की उत्पादकता, वहाँ की कीमतें, ये निर्धारित के आधार पर कीमतें बदलती हैं, उत्पादन बदलता है भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर। इसलिए अब इन चीज को मद्देनजर रखते हुए अब स्थानीय उत्पादन और स्थानीय कीमतों के आधार पर उसका निर्धारण किया गया। इसे ही आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये समस्त व्यवस्था, ये समस्त प्रणाली टोडरमल के द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कि कहाँ की उपज कितनी है और कहाँ की उत्पादकता कैसी है और उसका आधार क्या है, ये पता लगाने के लिए, इसका सुनिश्चित निर्धारण करने के लिए भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था: पोलज, परती, चाचड़ और बंजर। पोलज भूमि वह भूमि थी जो कि काफी उर्वरा और सबसे उत्तम किस्म की भूमि मानी जाती थी और जिसमें प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी। परती भूमि जिसे लगभग एक साल के लिए परती या खाली छोड़ा जाता था ताकि उसकी उर्वरा शक्ति वापस लौट आए। चाचड़ भूमि वैसी भूमि थी जो कि लगभग 2 या 3 साल के लिए परती छोड़ी जाती थी। और बंजर भूमि जिस पर लगभग 5 से 7 साल खेती नहीं होती थी। अगर किसी के पास बंजर भूमि होती थी तो उसे कर से छूट मिलती थी। केवल खेती युक्त भूमि पर ही कर या लगान लगाई जाती थी। लगान से पूर्व बाकायदा भूमि की पैमाइश की जाती थी। अपने शासन के 31वें वर्ष यानी 1587 में भूमि की पैमाइश के लिए जो पुरानी मानक इकाई थी, जो कि सन की रस्सी की बनी होती थी और उसे सिकंदरी गज कहा जाता था, उसके स्थान पर इलाही गज का प्रयोग आरंभ किया गया। यह सिकंदरी गज क्या था? सिकंदरी गज सन की रस्सी की बनी थी और जिसे सिकंदर लोदी द्वारा निर्धारित किया गया था। अभी तक दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के शासनकाल से अब तक भूमि की माप की इकाई यही सिकंदरी गज थी, लेकिन अब इसके स्थान पर इलाही गज का प्रारंभ किया गया। यह इलाही गज 41 अंगुल या फिर 33 इंच के बराबर होता था। इसमें सन की रस्सी की जगह बांस का प्रयोग किया जाता था और उसके दोनों ओर लोहे के कड़े या रकाबें बनी होती थी। जहांगीर के शासनकाल में भी यह प्रणाली उसी तरह से चलती रही और माप की इकाई भी गज इलाही ही रही। लेकिन शाहजहां ने 2 नए मापों की शुरुआत की थी: बीघाए इलाही और दिराए शाहजहानी। दिराए शाहजहानी को बीघाए दफ्तरी भी कहा जाता था।
बीगा ए इलाही मुगल काल के अंतिम दिनों तक चलती रही, परंतु दिराए शाहजहानी औरंगजेब के समय में बंद कर दी गई थी और बीगा-ए इलाही मुगल साम्राज्य के अंतिम समय तक यानी कि 1858 तक बहादुर शाह जफर के समय तक चलती रही। हालांकि बहादुर शाह जफर का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था और वो केवल दिल्ली या फिर लाल किला के आसपास तक ही सीमित था, लेकिन फिर भी मुगल साम्राज्य के अपने जो भी क्षेत्र थे उसके माप की इकाई बीगा-ए इलाही ही बनी हुई थी। उसके बाद एक प्रणाली और अपनाई गई थी जो कि थी जब्ती प्रणाली। 1570 में जब टोडरमल अर्थमंत्री बना उसके बाद उसने आईने दहसाला की व्यवस्था की, लेकिन 1570 से 1580 तक जब तक वह भूमि की उत्पादकता और उसके वास्तविक कीमत के आधार पर उसका आंकड़ों को संग्रहित किया जा रहा था, उस समय तक के काल के लिए एक व्यवस्था की जरूरत थी और जो वो व्यवस्था अपनाई गई उस समय के करों के लिए उसे ही जब्ती प्रणाली कहा गया था। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेती के मूल वास्तविक पैदावार के आंकड़ों के आधार पर दरों का या करों का निर्धारण किया जाता था। मतलब ये शेरशाह सूरी द्वारा अपनाई गई भूमि के पैमाइश के आधार पर ही वही व्यवस्था थी, बस उसका थोड़ा सा और सुधरा हुआ रूप था जिसमें कि भूमि की पैमाइश करवाई जा रही थी और फिर उसके जो वहाँ के स्थानीय उत्पादन था उसके हिसाब से आंकड़ों को कलेक्ट करके उसके हिसाब से उसका निर्धारण किया जाता था। यह प्रणाली बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। इसमें कर का निर्धारण की 2 श्रेणी थी, तखसीस और तहसील। लगान निर्धारण के समय राजस्व अधिकारी जो वहाँ के अधिकारी होते थे जो कि करों को या लगान को वसूली करते थे, उन्हें वो जो पत्र लिखते थे उसे पट्टा या कॉल करार कहा जाता था। मुगल काल में एक और व्यवस्था की गई थी करों को लेकर के। इसमें खम्स नामक जो कर था उसे समाप्त कर दिया गया था। ये खम्स क्या था? जैसे हमने इसका नाम बहुत बार सुना हो, जो आज तक करों की एक जैसे जजिया कर, खिराज कर, उसी तरह से खम्स भी एक कर था। मगर ये जो सिपाही या सैनिक जब आक्रमण के लिए जाते थे या किसी साम्राज्य पर हमला करते थे तो वहां पर जो लूट का माल होता था, लूट का जो धन मिलता था, उसमें उसका कुछ हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। ये दिल्ली सल्तनत के काल में काफी प्रचलित था और तब से ये बकायदा चला रहा था, लेकिन इसे ही मुगल काल में समाप्त कर दिया गया। और क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुगल काल में जो सैनिक थे वे वेतन भोगी थे। जब भी वे आक्रमण करते या किसी अभियान पर जाते थे, इन सब के लिए सैनिकों को बकायदा वेतन दिया जाता था। इसीलिए जो भी संपत्ति या जो भी लूट का धन प्राप्त होता था वह धन सीधे राजकीय या राजस्व आय में जमा कर दिया जाता था। अभी आज हमने आईने दहसाला और जब्ती प्रणाली के बारे में जाना जो कि मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे और विशिष्ट अंग भी थे। आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।